नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। अम्मा चली गई हैं जेल और तमिलनाडु की राजनीति में बनने बिगड़ने लगे हैं खेल। पनीरसेल्वम भले ही सीएम बन गए हो, लेकिन सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर भला कब तक शासन चलाएंगे, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। 18 साल पुराना मामला जयललिता के लिए भले ही नासूर साबित हुआ, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी उनकी पूजा कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, कह रहे हैं हाय अम्मा। जी हां, जयललिता एक ऐसी शख्सियत जिनका कद सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। जया तीसरी बार सीएम तो बन गई, लेकिन यह कौन जानता था कि समय के साथ बढ़ती संपत्ति एक दिन उन्हें जेल की हवा खिला देगी। तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल। अम्मा को जाना पड़ा जेल। अब क्या होगा तमिल राजनीति का? जयललिता तमिलनाडु की राजनीति में एक कद्दावर नाम, जिसके इशारे भर से उनके तमाम समर्थक जान देने को तैयार रहते हैं, जिनका नाम तमिलनाडु में किसी ब्रांड से कम नहीं है, लेकिन इस नाम को लग गई है नजर। नजर भी ऐसी कि सीएम की गद्दी तो गई ही, जेल की हवा भी खानी पड़ी। न रुतबा काम आया, न अम्मा की छवि। दरअसल बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जया और 3 और लोगों को 18 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही जया पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये देश में किसी नेता पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है। जया पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है, क्योंकि सजा 3 साल से अधिक की है। लिहाजा फैसला सुनाते ही जयललिता समेत सभी दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अदालत ने अन्ना द्रमुक सुप्रीमो की करीबी शशिकला नटराजन, उनकी भतीजी इला वारसी और भतीजे सुधाकरन को भी इस मामले में बराबर का दोषी करार दिया। एक समय जया ने सुधाकरन को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था, लेकिन बाद में उन्हें बेदखल भी कर दिया था। जय की तरह इन सभी को भी 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले के साथ ही एआईएडीएम के सुप्रीमो की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन गई। साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता फैसले का ऐलान होते ही समाप्त हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक फैसले के बाद किसी आपराधिक मामले में विधायक, सांसद 2 साल या इससे अधिक की सजा मिलते ही अपनी सदस्यता खो बैठते हैं। लालू यादव, रशीद मसूद, इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला के साथ ऐसा ही हो चुका है। अगर जया को आगे राहत नहीं मिली तो उन्हें 10 साल तक चुनावी राजनीति से बाहर रहना पड़ सकता है। जाहिर है जया की राह में अब कांटे भी बहुत हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में अम्मा का कद बहुत बड़ा है, कोई उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता है, लेकिन अब ढेर सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो 18 साल पहले जयललिता ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन सीएम की कुर्सी से उन्हें इस तरह बेदखल होना पड़ेगा। करोड़ों की अकूत संपत्ति की मालकिन जयललिता अपने किए की सजा भुगत रही हैं। सहेली और उनके बेटे ने जया को वो दिन दिखा दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। दरअसल जयललिता के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला 18 साल पुराना है। यह मामला तब दर्ज हुआ था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने 3 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी।
मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बस 1 रुपए महीना वेतन पर काम किया। उनके खिलाफ आरोप ये था कि उनके पास उनके कार्यकाल की संपत्ति तक करीब 66 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे हो गई। इस लपेटे में उनकी सहयोगी रही शशिकला नटराजन, उनकी रिश्तेदार इलावरासी, उनके भतीजे और बेदखल किए जा चुके उनके गोद लिए गए बेटे सुधाकरन भी आ गए। इस मामले में कई राजनीतिक और कानूनी उतार चढ़ाव देखने को मिले। आइए जानते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ। 14 जून 1996 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 18 जून 1996 तत्कालीन द्रमुक सरकार ने बेहिसाब संपत्ति रखने के लिए जयललिता के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए डीवीएसी को निर्देश दिए। 4 जून 1997 चेन्नई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल। जया के पास 66.65 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से होने की बात। 21 अक्टूबर 1997 कोर्ट ने जयललिता, शशिकला, सुधाकरन और इलावरासी के खिलाफ आरोप तय किए। 2 मार्च 2002 मुख्यमंत्री के रूप में जयललिता ने संभाला कार्यभार। 18 नवंबर 2002 को ये केस चेन्नई से हटाकर बेंगलुरु की विशेष अदालत को सौंप दिया गया। जाहिर है मामला बढ़ चुका था। जयललिता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही थी। 22 जनवरी 2004 सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया। 16 मई 2011 एआईएडीएमके के वापस सत्ता में आने पर जयललिता फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 29 अक्टूबर 2012 हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के जज के रूप में जॉन माइकल कुन्हा की नियुक्ति की। 28 अगस्त 2014 मामले में सुनवाई खत्म। फैसले को सुरक्षित रखते हुए इसको घोषित करने के लिए 20 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई। 15 सितंबर 2014 जयललिता ने सुरक्षा कारण बताकर स्थान बदलने का अनुरोध किया। 16 सितंबर 2014 स्पेशल कोर्ट ने जयललिता की दलील मंजूर करते हुए स्थान में तबादला किया और फैसले की घोषणा के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की। ये पहला मौका नहीं है जब जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले 2001 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जया की शपथ ग्रहण कराने की पूरी कार्यवाही को ही रद्द कर दिया था। अदालत का कहना था कि चूंकि जया को तांसी भूमि घोटाले में 2 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली हुई है, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जा सकती। उस समय जया ने अपने करीबी ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन फरवरी 2002 में मद्रास हाईकोर्ट से सभी आरोपियों के बरी होने के बाद उन्होंने फिर से सीएम की कुर्सी संभाल ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो इसमें कोई शक नहीं कि अम्मा के जेल जाने की घटना से तमिलनाडु की राजनीति कई तरह से प्रभावित होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ जहां पार्टी से सामने दोहरी चुनौती, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका मिल गया है पिछली हार की निराशा से निकलने का। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि बहुत ऊंचाई से गिरने पर चोट भी बहुत ज्यादा लगती है, दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। बात सिर्फ जयललिता जैसी कद्दावर तमिल नेता के जेल जाने और सजा पाने की नहीं है। बात सिर्फ किसी बड़े नेता का पद छिन जाने की नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक ऊंचाई का मतलब यह है कि आप जिस मैदान में खड़े हैं वहां जनता सिर्फ आपको चाहे। जनता आपका विरोध करने वाले खेमों को वहां तक समेट कर रख दे जहां से वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सोचें और आपके कद से बड़ा कोई नेता लोगों को दिखाई न दे। जयललिता तमिल राजनीति की इसी ऊंचाई पर थीं, जहां से कोर्ट के एक फैसले ने अचानक जमीन देखने को मजबूर कर दिया। अम्मा की मौजूदा ताकत आंकड़े बताते हैं। विधानसभा की 235 सीटों में पार्टी के पास 150 सीटें हैं। डीएमके किसी विरोध की स्थिति में नहीं है। तो सवाल यह है कि अम्मा को
अदालती सजा मिलने के बाद तमिलनाडु की राजनीति पर क्या असर होने वाला है? सत्ता को लेकर तो कोई खतरा नहीं, सत्ता तो पार्टी के पास ही रहेगी। फिर क्या बदल सकता है दक्षिण के इस राज्य की राजनीति में? बहुकोणीय हो सकती है राजनीति। अब तक तो तमिलनाडु की राजनीति के दो ही प्रबल ध्रुव रहे हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, यानी जयललिता और करुणानिधि। एक तरफ जयललिता लगातार मजबूत होती जा रही थी, तो दूसरी ओर डीएमके का राजनीतिक प्रदर्शन काफी कमजोर। एक तरफ जयललिता की पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है, तो दूसरी ओर डीएमके के घर में आपसी लड़ाई चरम पर है। शारीरिक तौर पर कमजोर होते करुणानिधि अपने बेटों स्टालिन और अलागिरी की लड़ाई में उलझे हैं। बेटी कनिमोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल यात्रा कर चुकी हैं। ऐसे में लंबे समय से इंतजार में बैठे राष्ट्रीय दलों को राज्य में अपनी पैठ बनाने का मौका मिल सकता है। खड़ाऊ शासन से चलेगी चेन्नई। जयललिता भले ही जेल में चली गई हैं, लेकिन उनका प्रभाव पार्टी और अपने नेताओं पर कम नहीं है। ऐसे में अम्मा के सबसे करीबी समझे जाने वाले पन्नीर सेल्वम का सीएम बनना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वो सिर्फ एक चेहरा ही हैं। जयललिता की कार्यशैली को जानने वाले समझते हैं कि सत्ता का नियंत्रण जया के पास ही होगा। फैसला अब भी वही लेंगी। इससे पहले भी ऐसा देखा जा चुका है। डीएमके को मिलेगा राजनीति का मौका। लोकसभा में मुंह की खाने के बाद करुणानिधि को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अम्मा विरोध की राजनीति को वो कैसे आगे ले जाएं। एक तरफ अंदरूनी झगड़े तो दूसरी ओर ताकतवर अम्मा। लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद डीएमके को नया हथियार मिल गया है, अम्मा पर हमला करने का। इसी को आधार बनाकर करुणानिधि अपनी पार्टी में फिर से उत्साह भरने की कोशिश कर सकते हैं। अम्मा के जेल जाने के साथ ही डीएमके के लोगों का उत्साह तो यही दिखा रहा था कि उन्हें हार के सदमे से निकलने का एक सहारा मिल गया। देवी देवताओं की तरह पूजी जाने वाली अम्मा, जिनके राज्य में कई मंदिर हों, उनको सलाखों के पीछे देख उनके कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। उनका गुस्सा प्रशासन के लिए एक चुनौती बन सकता है। लेकिन अम्मा के राजनीतिक सफर में आई इस नई मुसीबत के तमिलनाडु के राजनीति में दूरगामी प्रभाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और जयललिता का सफर किसी फिल्म की कहानी जैसा है। कभी पर्दे पर हुकूमत करने वाली जयललिता एक दिन राजनीति की अम्मा बन जाएंगी, ये शायद ही किसी ने सोचा था। लेकिन जयललिता अपने इरादों और विवादों के साथ आगे बढ़ती गई। कल की जयललिता जयराम या फिर आज की अम्मा? तमिलनाडु की आम जिंदगी में यह चेहरा, यह नाम कभी अजनबी नहीं रहा। पहले सिनेमा के पर्दे पर राज किया, अब राजनीति पर राज कर रही हैं अम्मा। कन्नड़ परिवार में जन्मी जयललिता की रियल लाइफ से रियल लाइफ तक की कहानी किसी फिल्म जैसी ही लगती है। पिता की बचपन में मौत और मां संध्या के फिल्मों में काम करने की वजह से जयललिता लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकी। 9वीं में पढ़ाई करते समय ही मां के कहने से फिल्मों में काम करना शुरू किया, जहां से जयललिता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल की उम्र में ही वो कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं करने लगी। इसके बाद से तमिल फिल्मों में काम करने लगी। वो पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। इन दोनों ने करीब 28 हिट फिल्मों में साथ में काम किया। जब उन्होंने साउथ के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन के साथ फिल्में की तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। जयललिता मशहूर होती गईं। 1973 में उनकी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बॉलीवुड की एक फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया।
उनकी अंतिम फिल्म 1980 में रिलीज की गई थी। जयललिता अपने फिल्मी करियर में 140 फिल्मों में अभिनय कर चुकी थीं, जिसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्में शामिल हैं। इस बात के दावे किए जाते रहे हैं कि एमजी रामचंद्रन ने उन्हें राजनीति से परिचित कराया, लेकिन जयललिता इन दावों को खारिज करती रही हैं। एमजी रामचंद्रन के साथ 1982 में राजनीतिक शुरुआत करते हुए उन्होंने अगले ही वर्ष पार्टी के प्रोपेगेंडा सचिव का काम संभाला और बाद में अंग्रेजी में उनकी अच्छी पकड़ देखते हुए रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा में भिजवा दिया। बाद में वो विधानसभा सदस्य भी बनी, लेकिन कुछ सालों में ही दोनों के बीच मतभेद पैदा होने लगे। 1987 में रामचंद्रन की मौत के बाद अन्ना द्रमुक दो धड़ों में बंट गई। एक धड़े की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थीं, तो दूसरी की जयललिता। लेकिन जयललिता ने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1989 में उनकी पार्टी ने राज्य विधानसभा में 27 सीटें जीत ली और वो पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राज्य में हुए चुनावों में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, जिसके बाद 24 जून 1991 को पहली बार वो सीएम बनी। अब तक वो 3 बार राज्य की सीएम रह चुकी हैं। जयललिता का जीवन शाही रहा है। उनकी जीवन शैली किसी महारानी से कम नहीं है। इस जीवन शैली को लेकर वो आरोपों और विवादों में भी रही हैं। जिस मामले में उन्हें सजा हुई है, उसमें भी जो सामान मिला उसमें करोड़ों की साड़ियां, घड़ियां, जूते, गहने और सोना जैसी चीजें जब्त हुई थी। जब उन्होंने अपने सहयोगी शशिकला नटराजन के बेटे और अपने दत्तक पुत्र सुधाकरण की शादी की, तब भी शाही खर्च का आरोप लगा और कहा गया कि ये पैसा सरकारी खजाने से लूटा जा रहा है। जयललिता पर जिद्दी महिला होने का आरोप भी लगा है। करुणानिधि से उनकी झड़प कई मौकों पर देखी जा चुकी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और ये सवाल सब कर रहे थे कि जयललिता के जेल जाने के बाद सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। हालांकि जवाब भी सब जानते ही थे। जब जयललिता दूसरी बार जेल गई हैं और उनके प्रिय पन्नीरसेल्वम दूसरी बार सीएम बने, पर उनका अंदाज वही पुराना था। वो तब भी अम्मा के भरोसेमंद थे और आज भी उनके बेहद करीबी हैं, और इस बात का सबूत उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में दे भी दिया। அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லா முழுமுதல் ஆட்சியையும்। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण समारोह में आज जमकर आंसू बहाए गए। वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम जब सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो खुद को रोक नहीं पाए और फफक फफक कर रो पड़े। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों की आंखों से भी अम्मा की याद में आंसू निकल पड़े। पनीरसेल्वम को AAIDMK विधायक दल की एक बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। वो इससे पहले भी साल 2001 में राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक चाय की दुकान के मालिक 63 साल के KO पनीरसेल्वम ने साल 2001 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। राज्य की परियाकुलम विधानसभा सीट से जीतने के बाद जयललिता ने उनको लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया था। जयललिता के करीबी रहे ओ पनीरसेल्वम अब तक वित्त मंत्री थे, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने के बाद AAIDMK के विधायकों ने सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नया नेता चुन लिया। इससे पहले भी जयललिता ने पनीरसेल्वम पर भरोसा कर 21 सितंबर 2001 को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। उस वक्त तांसी भूमि घोटाले में सजा मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था। तब जयललिता ने पनीरसेल्वम को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनवाया। पनीरसेल्वम जयललिता के कितने बड़े भक्त हैं, इसका अंदाजा इस बात को देखकर भी लगाया जा सकता है कि जब भी वो वित्त मंत्री की हैसियत से बजट भाषण पेश करते हैं तो विधानसभा में जयललिता का जयगान करना नहीं भूलते। इतना ही नहीं, वे सफेद पारदर्शी कमीज में भी जयललिता की फोटो साथ में रखते हैं। कुछ यही हाल जयललिता के और भक्तों का भी है। कई लोगों ने उनके लिए अपने सर मुंडवाए।
तो कुछ लोग मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। जाहिर है जयललिता के प्रति ऐसी वफादारी ही उनको अम्मा का रुतबा दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। साहिर, राजनीति में यह दर्जा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तमिल राजनीति का एक बड़ा चेहरा फिलहाल जेल में है, पर सच यह है कि जेल में रहकर भी अम्मा का असर कम नहीं होने वाला। जयललिता के सामने विकल्प तो हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने कानून की ताकत का एहसास भी बड़े नेताओं को करा दिया है और जनता का जो न्यायपालिका पर भरोसा था उसे और ज्यादा मजबूत कर दिया है। भास्कर स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।